नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। मिड सेशन में आपका स्वागत है और आज फिर हम आपके सामने कुछ खबरें लेकर यहां पहुंचे हैं। इन खबरों में राजनीति भी होगी, बंगले पर क्या चल रहा है, बंगले को लेकर किस तरह की राजनीति गरमाई वो भी दिखाई देगा। लेकिन मध्य प्रदेश में और आगे की राजनीति क्या कह रही और कहां हुआ पुलिस पर हमला, इस तरह चलिए हम दिखाते हैं आपको 5 बड़ी खबरें। पहली खबर इसमें दिखाई देगी आपको कर्ज माफी पर किचकिच, बंगले पर बवाल, कहां ठनी पोस्टर पर वार और खाकी पर हमला। एक और खबर होगी, अंतिम जो खबर रहेगी वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन पहली खबर, मध्य प्रदेश में इन दिनों किसान कर्ज माफी को लेकर घमासान है। सत्ता पक्ष ने पूर्ववर्ती सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल का सबसे बड़ा घोटाला किया। वहीं पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस सरकार के 6 महीने के कार्यकाल की जांच करा लें, हमें उसकी चिंता नहीं है। लेकिन बीजेपी को उपचुनाव में हार का डर जरूर सता रहा है। कर्ज माफी पर कैसी हुई किचकिच, क्या कहना है नेताओं का, जरा सुनिए। मध्य प्रदेश के किसानों के साथ में इतना बड़ा छलावा, इतना बड़ा झूठ, या ये कहे कि सदी का सबसे बड़ा घोटाला कर्ज माफी के नाम पर कमलनाथ सरकार ने किया। कर्ज माफी के प्रमाण पत्र मध्य प्रदेश में बांट दिए। प्रमाण पत्र क्या थे? ब्लैंक चेक भेज दिए जिलों में, न इस पे नाम है, न पता है, न अंक है, न राशि है। दस्तखत कमलनाथ जी के। किसान के खाते में पैसा पहुंचा ही नहीं, नोडूज का सर्टिफिकेट मिला ही नहीं और यहां से पैसा चला गया। ये है मूल जांच का विषय, जिसको मैं कह रहा हूं कि ये कहीं सदी का सबसे बड़ा किसान घोटाला ना हो। झाबुआ और छिंदवाड़ा को छोड़कर कहीं किसान का कर्ज ही माफ नहीं हुआ, पूरा 2 लाख। उनको डर है कि चुनाव में जीत नहीं पाएंगे ऐसे, क्योंकि एक तो लेन देन करके सरकार को तोड़ा, दल बदल कराया, और जैसे ही सरकार ली शिवराज जी ने, जिस समय केवल 2-3 थे कोरोना पॉजिटिव, वो आज की तारीख में मध्य प्रदेश 5,000 से ऊपर हो गए। तो सरकार फेल हो गई, मजदूरों की जिस तरह से मौत हुई, तो ये जो एक डर अब आ गया है लोगों में, जो एक निगेटिविटी आ गई है, तो उनको एक डर है चुनाव में हारने का। तो इसलिए सब चीज़ों को तोड़ मरोड़ रहे हैं और नए इशू पैदा करें, जिसकी आज कोई आवश्यकता नहीं है। अभी 2 महीने से कोरोना ही चल रहा है और लॉकडाउन चल रहे हैं, उसमें ये बात करना हास्यास्पद है। और कितनी जांच करा लें, इनको कहीं कुछ नहीं कर पाएंगे ये। चलिए, तो कर्ज माफी पर किचकिच कल से चल रही है और आज फिर एक बार दिखाई दिए तमाम सारे नेता। जीतू पटवारी की बात करें, पीसी शर्मा या फिर सज्जन वर्मा, सभी नेता सामने आ गए और अब ये लग रहा है कि कर्ज माफी का ये मसला काफी गरमाने वाला है। लेकिन कौन होगा इसमें जिम्मेदार और सच्चाई क्या है, बात करते हैं सोहेल से, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सोहेल, मध्य प्रदेश में कर्ज माफी को लेकर एक बार फिर जिन्न बाहर आया है। कल नरोत्तम मिश्रा जी ने अपना बयान दिया और सीधे तौर पर कहा कि सदी का सबसे बड़ा घोटाला है, लेकिन उसके बाद कांग्रेस भी लगातार पलटवार कर रही। क्या माना जाए कि ये जो मामला है काफी गरमाने वाला? आज जीतू पटवारी ने यह भी कह दिया कि हम कोर्ट भी जाएंगे। बिल्कुल, देखिए, कर्ज माफी को लेकर जिस तरह से जो कांग्रेस थी वो सत्ता में वापस आई थी और जिस तरह से अगर बात करें पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की, तो उनके द्वारा लगातार जो कर्ज किसानों का माफ किए करने का यहाँ पर कहा जा रहा था। और जिस तरह से अब जो है सरकार बदल चुकी है और एक बार फिर जो विपक्ष के निशाने पर अब सरकार यहाँ पर नजर आ रही है और कर्ज माफी को लेकर कहीं ना कहीं अब जो है जांच करने की बात यहाँ पर की जा रही है। जिस तरह से मंत्रियों के समूह ने 2 बैठक भी मंत्रालय में कर ली है और कहा जा रहा है कि अब जो है वो जांच की जा रही है। इसके अलावा कमलनाथ जो है, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के, वो फिलहाल निशाने पर सरकार के दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से 12,000 करोड़ के भी जो कार्य छिंदवाड़ा में हुए थे, उनकी भी फाइल तलब यहाँ पर की जा रही है। जिस तरह से पूर्व में देखा गया था कि जब कांग्रेस की सरकार थी मनोज जी, तो उस समय भी नर्मदा किनारे जो पौधे रोपण हुए थे उसकी जांच कांग्रेस ने की थी और उसके बाद अगर ई टेंडरिंग की यहाँ पर बात किया है तो उसकी जांच की जा रही थी।
है। तो उसका ही कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो एक बार फिर जब सत्ता में वापसी यहाँ पर बीजेपी की हुई तो अब किसान कर्ज माफी को के लिए अब यहाँ पर जांच की जा रही है। जिस तरह से अगर गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की यहाँ पर बात किया तो उनका कहना है कि जो प्रमाण पत्र किसानों को दिए थे वो कोरे थे और किसी भी तरह से किसानों का कर्ज जी। माफ नहीं किया गया। जिस तरह से कहा जाता है कि 2 लाख तक का जो किसानों का कर्ज वो माफ किया जाएगा, लेकिन किसानों के खाते में पैसा नहीं पहुंचा और सदी का सबसे बड़ा घोटाला यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस का बता रही है। बिल्कुल सोहेल, बहुत धन्यवाद आपका, आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन जैसा सोहेल कह रहे हैं, पर मध्य प्रदेश में कर्ज माफी को लेकर लगातार सवाल खड़े होते रहे। पहले तो यह कहा गया कि सरकार जैसे ही बनेगी मध्य प्रदेश में कर्ज माफ कर देगी, लेकिन उसके बाद यह कहा जाने लगा कि 1 साल में कर्ज माफ होगा। फिर सरकार खुद नहीं रही है, सरकार चलेगी। अब उल्टा सरकार के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आरोप लगा रही है, कह रही है कि कर्ज माफी तो हुई नहीं, बल्कि बाकायदा डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जो कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री, उन्होंने सर्टिफिकेट भी दिखाया। लेकिन जिस तरह की किचकिच अब दिखाई दे रही है, ये आगे चलकर इस पर और बवाल दिखाई देंगे। और यही होता है, सत्ता बदलती है तो सब कुछ बदल जाता है। अगली खबर, एमपी सरकार ने प्रदेश की पूर्व मंत्रियों को बंगले खाली करने का नोटिस जारी कर दिया है, जिसको लेकर प्रदेश की सियासत में बंगलों को लेकर एक बार फिर बवाल देखने को मिल रहा है। दरअसल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार के कार्यकाल के दौरान 28 मंत्रियों को भोपाल के 45 बंगले, 74 बंगले और 4 इमली में आवास आवंटित किए गए थे, जहां कांग्रेस के मंत्रियों ने भी जमकर खर्चा कर बंगलों को आलीशान बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन 1.5 साल में ही कांग्रेस की सरकार गिर जाने के बाद अब प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने के बाद इन पूर्व मंत्रियों को सरकार ने बंगले खाली करने के नोटिस जारी किए हैं, जिसको लेकर एमपी के पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक सुखदेव पांसे ने बदलापुर की राजनीति बताया है। उधर सरकार के मंत्री का यह कहना है कि यह तो रूटीन है, जब आप मंत्री नहीं है तो बंगले खाली कर दीजिए। क्या कहा दोनों ने, जरा सुन लीजिए। नोटिस आए हैं और बंगला खाली करने के नोटिस दिए हैं। नोटिस अनुसार हम वाकई बंगला खाली करेंगे, उसमें कोई हमें मोह नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में एक बदले की भावना उजागर हो रही है। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी ने बड़ा सहृदयता से इनके पूर्व मंत्रियों को साल भर 1.5 साल तक बंगले खाली नहीं करवाए। उनका दिल बड़ा था, मन बड़ा है। और उस समय तो ऐसी कोई परिस्थिति नहीं थी जबकि खाली करवाया जा सकता था। लेकिन आज पूरे विश्व में कोरोना जैसी संक्रमण महामारी फैली हुई है और ऐसे विषम परिस्थितियों में अचानक आनन फानन में नोटिस दिया गया है जो अनुचित है। और हमें कोई बंगले का मोह नहीं है। हम तो सड़क के लोग हैं, 15 साल हमने विपक्ष की भूमिका अदा की है, फिर से मैदान में है। और हम बंगले का मोह न पाल के हम काम में विश्वास करते। जनता की हक और अधिकार की लड़ाई सड़कों पर हमेशा लड़ाई लड़ते रहते हैं। हमें बंगले में रहने का उतना मोह नहीं है और बंगला खाली कर देंगे, उसमें कोई बात नहीं। लेकिन उनकी निम्न मानसिकता का परिचय उन्होंने ऐसे विषम समय में दिया है। इसको पार्टी से मत जोड़िए आप, वो एक प्रक्रिया है। जब मैं हटा था तो मुझे भी मिला था, वो प्रक्रिया है, ये चलने वाली चीज है। विधायक का निवास अलग होता है, मंत्री का अलग होता है, इसमें वरिष्ठता क्रम होता है और मुख्यमंत्री का प्रिविलेज भी होता है। चलिए, पांसे साहब कह रहे हैं कि हम तो सड़क पर थे और सड़क पर आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये मानसिकता बताती है भारतीय जनता पार्टी की कि हम लोग भी बंगले में हैं और आज बंगले खराने के नोटिस खाली दिए जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है मंत्री जी, पूर्व मंत्री जी, कि बंगलों में क्या क्या हुआ था, बंगलों को लेकर कितनी खबरें हम लोग ने बनाई थी, ये भी पता है आपको। पता था कि 5 साल रहना, वो बात अलग है कि आप 1.5 साल में ही चल दिए और अब सरकार चाहती बंगले भी खाली कर दीजिए। सोहेल मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सोहेल, क्या कहेंगे, बंगलों पर एक बार फिर राजनीति दिखाई दे रही है। हालांकि ये पहला मसला नहीं है, बंगलों को लेकर हमेशा बातें होती रही। मुझे याद है सरताज सिंह की बात करें, कुसुम महिदले की बात करें, उन दिनों बंगला खाली करने को तैयार नहीं थे तो सरकार ने जबरन खाली कराया था। अब सरकार बदली है तो फिर इनसे कहा जा रहा है कि बंगला छोड़ दीजिए, लेकिन करोड़ों रुपए खर्च करवा दिए
और बंगले का जो एक सपना था वो अधूरा रह गया। बिल्कुल देखिए, जब जब सत्ता परिवर्तन देखने को मिलता है तो बंगलों की जो लड़ाई है वो फिलहाल राजनीति रूप लेती हुई नजर आती है। जिस तरह से अगर बात किया तो राजधानी भोपाल में 28 जो पूर्व मंत्री हैं उनके अगर बात किया तो जैसे 4 इमली की हो, 45 बंगला हो या 74 बंगला हो, तो यहाँ पर उनके बंगले हैं। और जिस तरह से 1.5 साल के दौरान जो कार्यकाल था कांग्रेस का, तो मंत्रियों ने जमकर बंगलों पर खर्च भी किया और इंटीरियर किया, उसको जिस तरह से उसको बनवाया था बंगलों को। लेकिन फिलहाल अब जो है सरकार ने इन मंत्रियों को यहाँ पर, जो विधायक हैं उनको यहाँ पर नोटिस जारी किए हैं और ये बंगले खाली कराने की बात की गई है। इसके अलावा अगर बात किया तो जो पूर्व पीएचई मंत्री हैं, अगर सुखदेव पासे की बात किया तो उनका कहना है कि बदलापुर की राजनीति यहाँ पर ये बीजेपी कर रही है। जिस तरह से अगर गृह स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की बात की तो उनका कहना है कि विधायकों के बंगले अलग होते हैं और जिस तरह से मंत्रियों के बंगले होते हैं और ये एक प्रक्रिया है, वरिष्ठता के तौर पर बंगले आवंटित किए जाते हैं। तो इस तरह की जो है बात यहाँ पर कही जा रही है। फिलहाल देखने को मिलता है जैसे पूर्व सीएम अगर दिग्विजय सिंह की बात किया तो उनका भी बंगला जिस तरह से खाली कराने की बात की जा रही थी और उसके बाद जो है सत्ता परिवर्तन हुआ था और जब कांग्रेस का कार्यकाल था तो उस दौरान भी बीजेपी कई ऐसे जो विधायक थे उनके बंगले खाली कराए जाते थे। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने खुद भी कहा था कि हमें भी नोटिस मिला था बंगले खाली कराने को लेकर। ये एक सामान्य प्रक्रिया उनकी तरफ से बताई जा रही है। लेकिन अगर कांग्रेस की बात किया तो उनका ये कहना है कि उपचुनाव का डर भी यहाँ पर जिस तरह से बताया गया है कि डर है उनको, लेकिन बंगलों की जो है राजनीति यहाँ पर की जा रही है। तो क्या माना जाए सोहेल, बंगले को नजर लग गई, इतना सुंदर बंगला बन गया था और एक गाना भी है कि नजर ला गए राजा मेरे बंगले पर। तो क्या लग रहा है, भारतीय जनता पार्टी की नजर लग गई या बंगले खाली कराने का ये एक इशारा भी है? क्या मंत्रिमंडल का गठन भी जल्दी होने वाला? बिल्कुल इशारा है, क्योंकि मंत्रिमंडल का गठन जैसे ही होगा और उसके बाद जो मंत्री बनेंगे उनको जो बंगले आवंटित किए जाएंगे, तो इससे पहले सरकार सोच रही तो ऐसे जो बंगले हैं उनको खाली करा दिए जाए। क्योंकि पिछली सरकार में देखने को मिला था जब कांग्रेस की सरकार थी तो उनके विधायक कई बार अर्जी लगाते थे और जिस तरह से उनको कई ऐसे बंगले थे जिनकी मरम्मत तक नहीं हुई थी और उसके बाद काफी खर्चा कांग्रेस की तरफ से किया गया और उन जो बंगले थे उनको संवारा गया। लेकिन 1.5 साल में ही सरकार जो थी वो कांग्रेस की गिर गई और अब बीजेपी जो है उनके निशाने पर ये बंगले नजर आ रहे हैं और अब बंगलों को लेकर नोटिस यहाँ पर जारी किए। अब देखना होगा कि किस तरह से जो बंगले वो यहाँ पर सरकार खाली करा दे। बिल्कुल आपने ठीक कहा सोहेल, काफी करोड़ों रुपए खर्च हो गया था बंगलों पर और हमें तो लग रहा है कि बंगलों पर नजर लग गई है। लेकिन अब नजर तो लगी है, बंगले में रहेगा कौन, इस पर भी हमारी नजर है। बहुत बहुत धन्यवाद आप मेरे साथ जुड़े सोहेल। और अगली खबर छिंदवाड़ा से। छिंदवाड़ा का नाम आता है तो आपके जहन में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी आ जाएंगे। लेकिन ये बात कमलनाथ जी अकेले की नहीं हो रही, उनके बेटे की हो रही, नुपुर की, जो इस वक्त सांसद है, नकुल की, जो इस वक्त सांसद है छिंदवाड़ा में। देखिएगा खबर क्या है। छिंदवाड़ा शहर में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और उनके बेटे सांसद नकुलनाथ के लापता होने के पोस्टर लगाए गए हैं। यह पोस्टर शहर में कई स्थानों पर देखे गए हैं। पोस्टर में उनके वापस लाने वाले को 21,000 रुपए का इनाम देने की बात लिखी गई है। पोस्टर में यह भी लिखा है कि संकट काल में छिंदवाड़ा की जनता उन्हें ढूंढ रही है। इधर पोस्टर को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कोतवाली का घेराव किया और कलेक्टर को ज्ञापन दिया। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही छिंदवाड़ा में बीजेपी ने सोशल मीडिया पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और उनके सांसद बेटे नकुलनाथ की गुमशुदगी की बात कही थी। साथ ही कहा था कि पूर्व सीएम सांसद को ढूंढकर लाने वाले को 1100 रुपए इनाम घोषित किया गया था। कहां ठनी पोस्टर पर बार, जरा ये देख लीजिएगा ये खबर और ये पोस्टर देखिएगा आप, टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं। इस पोस्टर पर लिखा हुआ है कि कहां है सांसद, लापता विधायक। चूंकि अब पूर्व मुख्यमंत्री है, जरूर रहे हैं लेकिन विधायक है उस क्षेत्र के, तो दोनों के लिए लगा। क्या कहना है जरा सुन लीजिएगा। और इसमें निश्चित रूप से विपक्षी दल का हाथ है। हमने इस ओर भी एसपी कलेक्टर को भी हम इंगित कर रहे हैं, परंतु अभी कोई सीधा प्रमाण नहीं है, इसलिए हम व्यक्तिगत किसी पे आरोप नहीं लगा करके हम ये कहना चाहते हैं कि असामाजिक तत्वों की हरकत है। और इससे जहां एक और प्रशासन कोरोना से निपटने के लिए और आम जनता भी वही मानसिकता में है, इससे निपटा जाए। ऐसी स्थिति में प्रशासन का ध्यान बटाने की कोशिश करना, सांसद और विधायक महोदय को बदनाम करना, हर कोई जानता है लॉकडाउन में आज भोपाल रेड जोन में है, वहां से किसी को आने जाने की अनुमति नहीं। कैसे कोई नेता यहाँ आ सकता है? मैं तो कहता हूँ कि क्या प्राइम मिनिस्टर अपने क्षेत्र बनारस में गए हैं? आप पता लगा लो। ये क्या नियम तोड़ करके दौरा करें? ये मैंने एक हल्की मानसिकता का
इस तरह से ये निश्चित रूप से एक न केवल जनमानस के बीच में बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है, बल्कि जनमानस को आंदोलित करने का भी प्रयास किया जा रहा है। हम कांग्रेस जन भी इसमें बहुत आंदोलित हैं, परंतु हमारे नेता का कहना है कि हम लोग अनुशासित रहें और किसी प्रकार की कोई ऐसी बात नहीं होगी जिससे कानून का उल्लंघन हो। हम उसी का पालन कर रहे हैं और उसी के अनुसार आज हमने एसपी कलेक्टर को ज्ञापन। चलिए, तो कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि हमने कोतवाली गए हैं, मुकदमा दर्ज कराया है और हमारे नेता कहीं नहीं गए, हमारे नेता तो यही हैं। कमलनाथ जी की तारीफ कर रहे थे, नकुलनाथ जी की तारीफ कर रहे थे, लेकिन पोस्टर छपे हैं तो सवाल भी खड़े होंगे कि आखिर गए कहां दोनों नेता। अगली खबर, सौरभ मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं छिंदवाड़ा से, तो उनसे ही समझते हैं कि ताजा हाल क्या है। सौरभ, क्या कहेंगे, किस तरह का ये मसला है? और हम देख रहे हैं कि अब पोस्टर पर वार किए जा रहे हैं, पोस्टर को लेकर ठन गई है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी है वो लगातार जो पूर्व सीएम कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी पर आरोप लगाते हुए आ रही है, क्योंकि जो अभी जो विषम परिस्थिति कोरोना की चल रही है, उस बीच उन्होंने अपने जो क्षेत्रवासी उनका हालचाल नहीं जाना है। तो बीच में जो बीजेपी है, उन्होंने एक सोशल मीडिया में उनका एक वीडियो वायरल हो रहा था कि जो भी सांसद नकुलनाथ और विधायक को ढूंढ के लेकर आएगा उसे 1100 रुपए का इनाम दिया जाएगा। मगर आज अचानक ही सुबह देखा गया कि कुछ जो महत्वपूर्ण जगह है, जैसे कलेक्ट्रेट हो गया, छोटी बाजार हो गया, मतलब जो शहर के मुख्य मार्ग है, वहां पर उनके द्वारा कुछ पोस्टर लगा दिए गए थे, मगर वो पर्टिकुलर किसके द्वारा लगाए ये तो अभी तक ज्ञात नहीं हो पाया है। मगर उसमें जो पोस्टर थे उसमें बाकायदा लिखा गया था और साथ में ये लिखा गया था प्रशासक लिखा गया था, जिसमें समस्त मतदाता छिंदवाड़ा विधानसभा एवं लोकसभा क्षेत्र का लिखा गया था। जी, तो क्या इसमें मुकदमा दर्ज हुआ फिर? जी, अभी तो जो कांग्रेसी जन थे वो उन्होंने एसपी और कलेक्टर को ज्ञापन दिया है और साथ ही साथ कानूनी कार्रवाई की बात की है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। अगली खबर अब बैतूल से आ रही है, बैतूल की तरफ हम चलेंगे। बैतूल से इस वक्त की बड़ी खबर है कि वहां शाहपुर में प्रशासन पर टीम पर हमला हुआ है। तहसीलदार और थाना प्रभारी पर जानलेवा हमले की बात कही जा रही। तहसीलदार नरेंद्र सिंह ठाकुर और थाना प्रभारी घायल रेत माफियाओं ने इन पर हमला किया है और दोनों घायल हुए हैं, जैसा हम देख रहे हैं। ये देखिएगा, आप तस्वीरें दिखाई दे रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बैतूल से, जहां रेत के अवैध उत्खनन पर कार्रवाई करने पहुंची पुलिस प्रशासन की टीम और शासकीय वाहन को नुकसान पहुंचाया गया है। बैतूल, चोपना, शाहपुर, भौरा, रानीपुर का पुलिस बल जांच में जुटा था। शाहपुर के डोडरा मोहर गांव के पास का यह मामला है जिसमें हमला बोला गया है। सीधे तौर पर आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें आपको दिखाई दे रही है, तहसीलदार की गाड़ी है जिसको क्षतिग्रस्त किया गया है, कांच टूटा हुआ नजर आ रहा है। और रेत माफियाओं का ये पहला मामला नहीं है। मध्य प्रदेश में सरकार कोई भी रहे, लेकिन रेत माफिया अपनी आदतों से बाज नहीं आते हैं। अब सरकार से इनका गठबंधन होता है या क्या होता है, इसमें कौन लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं। तो इस तरह से कहा जा रहा है कि इस समय अतिल खरे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, संवाददाता, उनसे समझ लेते हैं। अतिल, क्या कहेंगे, किस तरह का ये जानलेवा हमला हुआ? कहा जा रहा तहसीलदार और जो वहां के थाना प्रभारी थे, अलग अलग थाना क्षेत्रों की पुलिस वहां पर गई हुई थी और जाकर जब छापा मारा तो उन पर हमला कर दिया। कौन है हमला करने वाले और क्या इस तरह के हमले वहां पर होते रहते हैं? कोई खौफ नहीं है पुलिस का? बिल्कुल, शाहपुर जो क्षेत्र है वहाँ रेत खदानें ज्यादा है, वहाँ रेत की अक्सर चोरी की सूचनाएं राजस्व अमले को मिलती रहती हैं, जिसके बाद में राजस्व अमले ने ये तय किया था कि छापामार कार्रवाई करनी है। जो ट्रक है वहाँ जो अवैध तरीके से रेत भर रहे हैं उनको पकड़ना है और एक संयुक्त टीम बनाई गई थी राजस्व अमले और पुलिस की। लेकिन जब वहाँ कार्रवाई चल रही थी उस दौरान अचानक से माफियाओं द्वारा इस तरह से प्लान किया गया और ग्रामीणों को लाकर ग्रामीणों को भड़काकर इस पूरी टीम पर हमला करवाया गया और जानलेवा हमला करवाया गया, जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है जो तहसीलदार के साथ था और अन्य लोग भी इस पूरे घटनाक्रम में घायल हुए, जिसके बाद फिर पुलिस ने इस पूरे मामले में कार्रवाई की है और करीब 1 दर्जन लोगों को हिरासत में भी लिया है और अब सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। जी, चलिए, धन्यवाद आपका, आप मेरे साथ जुड़े। इस वक्त की बड़ी खबर थी, जो खबर हम दिखा रहे थे आपको कि शाहपुरा में, बैतूल में हमला हुआ है, जो टीम जांच करने गई थी। और अंतिम खबर की तरफ हम चलते हैं। ये खबर है इंदौर से। इंदौर के रावजे बाजार थाना क्षेत्र में हमला हुआ है पुलिस पर। वहां भी आप अभी बैतूल का, और ये देखिए तस्वीरें आप देखिएगा,
जिसमें सीधे तौर पर दरअसल कुछ लोगों के मामले थे पुलिस थाने में। जब वो वहां पहुंचे तो पहले पुलिस ने उन पर एक तरह से कहा जाए तो उनको समझाइश दी, नहीं माने तो फिर पुलिस ने उनको खदेड़ा है, और जैसे ही पुलिस ने उनको खदेड़ा उसके बाद पुलिस पर हमला किया गया है। आप देखिएगा कि लगातार पथराव किए गए हैं जिसमें महिला पुरुष तमाम तरह के लोग वहां पहुंच गए थे और भारी हंगामा सा मचा है। लेकिन जैसा डीआईजी चारी से मेरी खुद की बात हुई है, IND24 की बात हुई, तो उनका ये कहना था कि कुछ लोग थाने आए थे, जब उनको समझाइश दी गई तो उन्होंने कुछ ऐसी हरकत करने की कोशिश की तो उनको खदेड़ा गया। भारत पाटिल मेरे साथ जुड़ रहा है इस वक्त ताजा जानकारी के साथ। भरत, ये किस तरह का हमला है और क्या माना जाए, पुलिस पर हमला हुआ है या पुलिस ने उनको खदेड़ा है? बिल्कुल मनोज जी, बता दें कि क्योंकि पुलिस पर भी पथराव की जानकारी मिली है, पुलिस पर भी पत्थरबाजी की गई है, लेकिन ये पूरा मामला जो था एक मोहम्मद यूसुफ नामक व्यक्ति का जो है लॉकडाउन का उल्लंघन करने के ऊपर ये कार्रवाई की गई थी। उसे कई बार समझाइश के बाद लॉकडाउन की जब ये कार्रवाई की गई, जिसको लेकर के आज उसकी गिरफ्तारी की गई थी, वहीं क्षेत्र में रहने वाले लोगों में ये आक्रोश था और भारी संख्या में लोग थाने पर इकट्ठे हो गए थे और थाने का घेराव करना और प्रदर्शन करने की जो है वो नौबत आ गई थी। लेकिन जब वहां पर इसकी जानकारी थाने के बाद आला अधिकारियों तक पहुंची तो सीएसपी सहित अन्य थानों का जो बल है वो वहां पर तुरंत पहुंच गया था। इसके बाद जो है इन सभी को, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है और ऐसी संक्रमण जैसी गंभीर बीमारी से एक और देश जहां लड़ रहा है, योद्धा लड़ रहे हैं, इसको लेकर के थोड़ा सा जो है वहां पर लाठीचार्ज करने की नौबत आई थी। उन सभी को जो है वहां से भगाने की कोशिश की गई थी, अपने घरों में लॉकडाउन का पालन वापस कराया जा रहा था, जिसको लेकर आक्रोशित जनता ने पथराव किया है। हालांकि अभी भी की स्थिति अगर बात की जाए तो सामान्य हो चुकी है वापस, लेकिन पुलिस लेकिन मैं देख रहा था भारत, ये भी देख रहा था कि कुछ महिलाएं भी सड़क पर खड़ी हुई नजर आई थी काफी तादाद में। तो आखिर क्या महिला पुरुष सभी सड़क पर आ गए थे और इन्होंने पथराव किया पुलिस पर? बिल्कुल, बता दें कि क्योंकि जो मामला था वहां के जिस युवक का नाम सामने आ रहा है मोहम्मद यूसुफ, उसके समर्थन में काफी लोग इकट्ठा हुए थे, जिसमें महिलाएं और बच्चे तक शामिल थे। उनको लेकर के, क्योंकि पुलिस के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी जहां पर एक संक्रमण की है, वहीं लोगों की, आम जनों की सुरक्षा की। लेकिन चंद ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं इस मामले को भड़का रहे थे, इस पूरे मामले को और भी आक्रोश लोगों में पैदा करने की स्थिति में थे। लेकिन मुस्तैद पुलिस ने तत्काल वहां पर इस पूरी स्थिति को समझा और समझने के बाद में लोगों को समझाइश भी दी गई। कुछ भगदड़ जरूर हुई है, पथराव भी पुलिस पर किया गया है महिलाओं द्वारा। ठीक है भारत, बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन ये खबर इंदौर से थी जहां पुलिस पर भी पथराव किया गया है। दरअसल एक व्यक्ति था जो कहीं कोरोना से संबंधित बताया जा रहा था, जब उसको लेने गए तो ये मसला फिर वही होगा कि बैरियर्स पर हमला इसको कहा जा सकता है, लेकिन पुलिस इस बात से इंकार कर रही है। पुलिस ने भी लोगों को खदेड़ा है, लेकिन ऐसे जाहिलों को समझाएगा कौन जो मानने को तैयार नहीं है। इंदौर में एक तीसरी चौथी घटना दिखाई दे रही है, समझना पड़ेगा, नहीं तो पुलिस तो आपको समझ ही लेगी। तो ये थी आज की मिड सेशन में 5 बड़ी खबरें जिन्हें लेकर हम आपके सामने आए थे। कोई बंगले को लेकर परेशान है तो कोई पुलिस पर हमला करने से बाज नहीं आ रहा, और कहीं तो सांसद ही लापता हो गए। फिर मुलाकात होगी मिड सेशन में, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND24।